यू टीवी न्यूज में स्वागत है आप सभी दर्शकों का। मैं आपके साथ मोहम्मद यूसुफ। आज हम आपसे एक ऐसी हस्ती से रूबरू करा रहे हैं। ये हमारे यू टीवी न्यूज विशेष कार्यक्रम में जो सामाजिक होराडगार और गरीबों की परेशानी दूर करने वाले और केआरएस पक्ष के वरिष्ठ कार्यकर्ता, इनका नाम है अब्दुल हमीद इनामदार साहब। तो अब्दुल हमीद साहब, आपका स्वागत है यू टीवी न्यूज चैनल में। शुक्रिया यूट्यूब का। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। सभी लोगों को ईद मिलादुन नबी की खुशी मुबारकबाद। तो अभी ये जिस तरीके के सोशल मीडिया के अंदर आपके केआरएस पक्ष का ये जो लाइव वीडियो बनाकर जो आप अवेयरनेस ला रहे हैं लोगों के अंदर, इससे कई लोग जो भ्रष्टाचार करते थे, जो रिश्वत लेते थे, वो केआरएस पक्ष वाले आए बोले तो डर को रिश्वत लेने का भी छोड़ते हैं और काम जो 1000 रुपए में होता था वो 100 रुपए के अंदर जो गवर्नमेंट फीस है उसके हिसाब में काम करके देते हैं। और रही बात है पिछले दिनों 2-3 दिन पहला जो रेत माफिया, जो बड़े पैमाने पर रेत बालू की ब्लैक मार्केटिंग चली, तो ये इसके हिसाब में जो आप गाड़ियां जो पकड़ी एसपी ऑफिस के, जो आप एसपी साहब को जो मनवी देते, वो ये पूरा माजरा क्या है? ये तकरीबन हमारी ये रेत माफिया के लिए तकरीबन 1 साल से इसके खिलाफ हमारी मुहिम शुरू है। तो इससे पहले हमें स्पॉट को यहाँ हमारे रूपा देवी स्कूल के पीछे का जो यार्ड में इन रातें रात डंप कर ले को वहां से डिस्ट्रीब्यूशन होता था। दूसरा क्या है, इससे पहले हमें गणेश नगर हाईवे के ऊपर ओपन उधर गाड़ियां डंपर के साथ में भर को आको ठहरते थे। तो हमें अब इसकी जिम्मेदार पुलिस को बताने के बाद में यही जलनगर की पुलिस तकरीबन 1 साल पहले फोन कर को बताने के बावजूद भी उन्होंने नहीं आए थे। क्यों नहीं आए थे, इसका सीधा सीधा एक मेरा इनके ऊपर एक आरोप नहीं बोलता, तो सीधा उनके ऊपर एक ये है कि उनकी मंथली मिलने की वजह से उन्होंने नहीं आए। इसी तरह 1 साल पहले उसका मैं गाड़ी के नंबर और पूरा डिटेल इसके साथ में तहसीलदार को भी ये किया था, व्हाट्सएप को भी किया था, विथ रिटर्न में भी दिया था। देने के बावजूद भी तहसीलदार भी कार्रवाई नहीं करे, तो इसका मतलब है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन एसपी को देने के बाद, सीएम को देने के बावजूद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। तो इसका मतलब क्या था, उनका एडमिनिस्ट्रेशन और पूरा सिस्टम भ्रष्टाचार में और उनकी मिली भगत से चल रहे थे, ये जो बालू का कारोबार। तो एक देखो, एक बालू एपीएमसी के इधर बाजू जो इंडी रोड को जाने का एक यार्ड है, जस्ट पेट्रोल पंप से थोड़ा बाजू बालू भर रही, बालू डंप हो रही। एक 3 पुलिस ऑफिसर क्या है 2 व्हीलर और ऑटो रिक्शा को पकड़ पकड़ को दंड डाल रहे हैं। तो मैं पूछने के बाद में मैं बोला कि तुम्हें ये गाड़ी पकड़ को यहाँ 2 व्हीलर चेक कर रहे हैं, ये बाजू सैंड ये है, तो तू इसे नहीं कर सकता क्या? तो बोलता है कि ये मेरा एरिया नहीं है। तो यानी कैसा मालूम है क्या, अगर उनको जरूरत है तो कौन से भी एरिया में रहते नहीं पकड़ते हैं। तो उसे जरूरी था उनका काम, वो पकड़ को वो पुलिस स्टेशन के अंदर में हमारे गैर कानूनी होरबल को, तो सिर्फ क्या है 2 व्हीलर को पकड़ को मेरी ड्यूटी बता रहे थे। जैसे ही मैं उनकी ड्यूटी बताया वहां से स्पॉट को से चले गए, वो एपीएमसी पुलिस स्टेशन के थे। फिर हमें क्या है हमारे एक नाम याद नहीं मुझे, तकरीबन आदर्श नगर के पीएसआई थे। पब्लिक उनको बहुत अच्छी इज्जत देती थी कि एक अच्छे ऑफिसर है को, लेकिन मेरी नजर में वो एक अच्छा ऑफिसर नहीं। क्यों? जब छोटे मोटे बातों के लिए बात सुलझा को, जब कोई कानून की कार्रवाई करने की उनको जरूरत है तो मैं फोन करता हूं, तो क्या है मालूम है क्या, मैं जाता हूं, मेरे वहां इसमें नहीं है, ऐसा। फिर हमें बालू के वास्ते एक बार वहां स्पॉट को ठहर को पुलिस को फोन करेगा बोले, तो पुलिस डिपार्टमेंट इसमें से डायरेक्ट वो बालू के रेत माफिया के लोगों को कॉल जाता है, उन्हें हम ना सब दूर से देखते रहते हैं। उस दौरान क्या करते हैं, पूरे गाड़ियां भर स्पॉट पर खाली करके छोड़ते हैं, सिर्फ आधे घंटे में वहां जाओ कुछ। अच्छा, अभी जो 2-3 दिन पहला जो गाड़ियां डंपर जो आईवा गाड़ियां पकड़े गए, इसके अंदर जो तहसीलदार हैं, जो नए तहसीलदार हैं, इसके वजह से गाड़ियां पकड़े गए। ये नए तहसीलदार की
क्या बोलते हैं, हिम्मत बोलो, अच्छा। कि उन्हें बगैर कोई इनके क्या बोलते हैं, तुम्हारे रिकमेंडेशन और किसी को भी परवाह किए बगैर उसमें एक गाड़ी हमें जुबानी या लोगों के जरिए मालूम पड़े कि उसमें एक गाड़ी एसपी के ऑफिस में काम करने वाला है। अच्छा। उसकी एक गाड़ी है, तो बाकी के गाड़ियां भी उसके अंडर में ये उन्हें ऑपरेट करता था। तो उन्हें मैनेज करेंगे बोल को क्या करे थे, वो गाड़ियों को उसके भरोसे पे वो गाड़ियां चलते थे। तो ये लोग चलते थे, तो उससे तहसीलदार को, नवे तहसीलदार है, उनको मालूम नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो भाई अपनी हिम्मत से क्या है, जो ड्यूटी है अपनी ड्यूटी करे। ड्यूटी करने के बाद में जलनगर पुलिस स्टेशन के हैंड ओवर करूं बोलते हैं उन्होंने। हैंड ओवर करने के बाद में उन्होंने क्या है, उनके पास जगह नहीं होने की वजह से हेमरेड्डी मल्लम्मा के ग्राउंड में रुकाए थे उसे। लेकिन एक्चुअली उसका कानून ये है कि माइंस एंड जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को हैंड ओवर करना था, क्योंकि वो काम उनका है। तो ये लोगों को एक्स्ट्रा एडिशनल काम के तौर पर ये लोग गाड़ियां पकड़ने के बाद में वहां लगाए। तो हमें एक खबर मिली कि या भैया एक 4 गाड़ियां ठहरा करें, कि इसे हमें सुनने में आया ऐसा है कि भाई तहसीलदार एक एक गाड़ी से कुछ 1.5 लाख की डिमांड करने की वजह से ये गाड़ियां यहाँ लगा कर रहे हैं। वो उनकी बदकिस्मती समझो या फिर हमारा ये कि वो जो बीच के दौरान छुट्टियां थे, तो इसकी वजह से क्या है, वो गाड़ियां वहीं पे रुकी हुई थी। तो अब हमें पूरी कानूनी कार्रवाई करने के बाद में अब वो गाड़ियां वहां से। अच्छा, ये जैसा ही तुम्हें इत्तला मिली कि गाड़ियां यहाँ पर रुके, तो तुमने डायरेक्ट एसपी साहब से कांटेक्ट करेगा? नहीं, हमें स्पॉट पर गए, क्योंकि गाड़ियां स्पॉट पर जाने के बाद में वहां से स्पॉट पर से लाइव करे, क्योंकि वो लोग गाड़ियां गेड़े हटाना नहीं बोल को। लाइव करने के बाद में लाइव तहसीलदार मैडम से हमें बात करें। तहसीलदार मैडम से बात करने के बाद में मैं उनको उसके बारे में आपको ये भी देता हूँ, जो रिकॉर्डिंग उनके साथ में बात करे। तो भाई क्या बोले, मैं गाड़ी पकड़ को पुलिस स्टेशन को दिए सा है। तो एक्चुअली वो पुलिस स्टेशन में भी एफआईआर नहीं करना हो, वो आता है माइंस एंड जियोलॉजी को। तो यहाँ कुछ शक की एक ये पैदा होती कि भाई जब ये करने के बावजूद तहसीलदार के ग्राउंड में ले जाकर ठहरा करना था, तो पुलिस स्टेशन के वो भी हेमरेड्डी मल्लम्मा के ग्राउंड में ठहरा करते हैं, तो उसे बाहर का बाहर निपटाने के चक्कर में कुछ ऐसा हमें एक आशंका लगती है। तो असंवैधानिक तरीके से उन्होंने अपना कोशिश कर रहे थे। तो हमारा इंटरफेयर होने के बाद क्या है, ये कार्रवाई हुई। अब तकरीबन मुश्किल है, उसी के साथ हमें पुलिस स्टेशन को भी गए, हमें इसे ये करेंगे बोले। तो हमें पूछे कि भाई तुम्हें इसे इसके माइंस एंड जियोलॉजी को क्यों हैंड ओवर नहीं करे, इंटीमेशन में नहीं दिए उनको। तो हमें जाने के बाद में वहां उनकी पूरी इनवर्ड की बुक चेक करे, इनके क्या भी करस्पॉन्डेंस उनके साथ में नहीं हुआ था। तो ये शक के दायरे में है कि कुछ बाहर का बाहर उसे ले दे के रफा दफा करने की कोशिश थी। हमें स्पॉट को पहुंच को ये करने के बाद में अभी थोड़ी मुश्किल। प्रशासन हो या एसपी साहब हो या तहसीलदार मैडम हो, इतना उनके ऊपर नजर रखने के बावजूद भी ये जो रात में गाड़ियां आते हैं, ये सारे इलीगल एक्टिविटीज। तो रॉयल्टी एक गाड़ी के भरते हैं, नहीं, तकरीबन क्या मैम, क्या रॉयल्टी की भी बात है तो नहीं, इधर दूसरे कौन से भी इससे इनो बालू की परमिशन नहीं दी है हमारे पास। उसकी ये है जो उनकी कॉपी से हमें आरटीआई में क्या पूछे थे कि बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में आप कहां से बालू भरने की इजाजत दी। तो उन्होंने क्या दिए थे, हमारे पास बबलेश्वर बिड़गी के पास ही एक ही पॉइंट से हमें ये करे सर। तो ये जो बालू आ रही थी, ये कुल संगम इधर से आती थी। तो हमें इसके बारे में बताए थे भी कि आपको अगर पकड़ना है तो इसका क्या टोल नाके का कैमरा देखो, रोज मिल जाते हैं वहां से, रोज कितने गाड़ियां आते करने का। तो नहीं करते थे, क्यों नहीं करते थे, तो इनकी पूरी मिली भगत। तो इस तरीके से धड़ल्ले से जो है 2 नंबर कारोबार बीजापुर सिटी में चले। तो आपको क्या लगता है कि कुछ पॉलिटिकल लीडर्स का भी इसके अंदर हाथ है क्या, ये अपने ताकत को अपने बलबूते पर कर रहे हैं? नहीं, पॉलिटिकल देखो आज के दौर में बगैर पॉलिटिकल के कोई भी काम करना रहा है तो कोई ऑफिसर इनको कितने भी पैसे देंगे इनको गिनता नहीं, क्योंकि ऑफिसर्स अच्छे रहते हैं। उन्होंने अपनी ड्यूटी करूंगे, कुछ करूंगे अगर वो बोलते हैं
तो उनको क्या करते हैं, ये सिस्टम को खराब करने के वास्ते पॉलिटिशियंस क्या करते हैं, प्रेशर डालने के बावजूद मजबूरन उनको ऐसे कदम उठाना पड़ा, यानी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। तो ये लोग क्या है, पॉलिटिशियनों को जो इलेक्शन के टाइम में फंडिंग हो या फिर क्या बोलते हैं वोटर्स को एक उनके लिए ये करते हैं, तो वो लोग क्या है इलेक्शन के बाद में इनको रक्षणे करना पड़ता है। तो वो इससे इनको रक्षणे करते हैं, क्योंकि आज के दौर में एक गरीब को तरकारी बेचते हैं, आप तुम्हें जाओ को देखो किस तरह पुलिस लात मारती है। तो अगर वही उनके इसमें यह है तो वहां से गाड़ी को सीज कर वो खींच लेके जाओ, बोलो ताकत है उनमें। तो क्यों, तो हमें ऐसा नहीं बोलते कि हमें पूरे पुलिस डिपार्टमेंट में अच्छे लोग बहुत हैं, कुछ लोगों की वजह से डिपार्टमेंट का नाम खराब है। कुछ अच्छे लोग क्या बोलते हैं, हम क्या ड्यूटी करना चाहे तो वो लोगों का दिल दुखते रहता है, उन्होंने नाम क्या बोलते हैं, उन्होंने मजबूरी में उनको काम कदम करना पड़ता है और खुश नहीं, उल्टा वो गलत काम करने के बाद में उनकी आत्मा को अच्छा नहीं लगने से वो लोग क्या है मालूम है क्या, डिप्रेशन में जाते, बहुत टेंशन में, बहुत का तो बहुत। तो जहाँ जहाँ करप्शन रहेगा, जहाँ जहाँ भ्रष्टाचार दिखेगा, वहां तो तुम्हें कंटिन्यू केआरएस वाले पहुंचने वाले हमें हर जहां भी भ्रष्टाचार मतलब पैसे ही लेना नहीं है, भ्रष्टाचार यानी सिस्टम खराब। यानी अब मैं तो बताता हूँ, पढ़े लिखे बदतमीज बोलते हैं तो ये आईएएस ऑफिसरों को हमें सीधा बताते हैं, क्योंकि तो एक आदमी जब अपनी एक उम्मीद लेकर आता है, हमारे एग्जाम्पल सीओ साहब के बता, अभी रिसेंट जनता दर्शन में मैं मिलना, पूरी कच्चा चिट्टा खोल को रखना क्या, बहुत से लोग हैं उनके सामने होने वाला नहीं है। तो मैं क्या सोचा, क्यों नहीं एक दिन जनता दर्शन गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर को पूरी डिस्ट्रिक्ट की सिर्फ पंचायत के बारे में होंगी। तो क्या मालूम क्या, अभी 2 तारीख के दिन बेंगलुरु में एक विधानसभा में पूरे पंचायत के लोगों को बुला रहे हैं, बुला को उन्होंने क्या करने वाले हैं कि भाई गांधी अवार्ड देने वाले कि कौन सी पंचायत अच्छा काम करी, पीडब्ल्यूडी वाले कौन करे या पीडब्ल्यूडी नहीं, पंचायत कौन सा अच्छा काम करी, उसके इसमें एक अवार्ड देने का प्रोग्राम है। उनको रिसेंट उसका एक नोट ये भी आया है। तो हमें क्या मैं एक मेरे मतलब पक्ष से नहीं, मैं एक कॉमन एक ये बनाते रहते हैं, तो कौन से भ्रष्टाचार ज्यादा पीडीओ और पंचायत में हुए उसे देते, मैं आपके टीवी न्यूज के आपके न्यूज के जरिए पूरे लोगों को अभी दे रहा हूं, और जिस दिन ये लोग उसकी अनाउंसमेंट करते हैं उस दिन मैं वो पूरे काम के साथ में आप लोगों को बताऊं। तो कौन भ्रष्टाचार ज्यादा कर रहा है, कौन अच्छा काम कर, वही लोगों को मिलता है, सीधे लोगों को नहीं मिलता, क्योंकि गवर्नमेंट को वही लोग रिकमेंड कौन करने वाले, मैं और आप थोड़ी करने वाले, सीओ है, डीसी साहब है। तो आजकल की जो पॉलिटिक्स कर्नाटका स्टेट में चली, खासकर बीजापुर सिटी में, तो ये राजनीति के अंदर सिर्फ एक दूसरे को गाली देने का काम चले, अभिवृद्धि का काम हो या सिटी डेवलपमेंट का काम हो या पब्लिक में अवेयरनेस लाने का काम हो, ये तो नहीं चल रहा। ये सिर्फ एक कौम को, एक कम्युनिटी को बदनाम करने का और एक जाति राजकारणी के हिसाब से चले। बीजेपी में रहने वाले बीजेपी वाले गालें दे रहे, कांग्रेस में रहने वाले कांग्रेस वाले कुछ गालें दे रहे। तो परसों एक वीडियो आया था कि एक माजी कारपोरेटर एमएलए को बोलते हैं कि उन्हें कांग्रेस का एजेंट है। तो ये राजनीति कहाँ तक जाने वाली है सर? ये राजनीति चलते रहने वाली, क्योंकि देखो क्या मालूम है क्या, जो सीनियर लीडर्स हैं अपनी राजकीय ये करने के वास्ते पब्लिक को एक आइकॉन होते हैं। तो अब हमारे बसनगौड़ा ने क्या बोले कि भाई हमारे कारपोरेटर ऐसा सा पैसे लेकर घर बना रहे, घर को ये करने के बाद पब्लिक एमएलए की बात मानती, उन्हें अपनी कितनी भी सफाई दिए तो उनकी बात को ध्यान नहीं देते, कारपोरेटर की। तो ये लोग क्या करते हैं मालूम है क्या, पैसे नहीं लिए तो भी लिए कर को बोलते हैं, तो उनको क्या समाज में एक अफवाह फैलाते हैं, फैला को उनका नाम ये करना, अगर इनको छोड़ेगा बोलेगा तो इन्हों आगे नहीं बढ़ना, इनकी एक ये है। तो पब्लिक को बहुत कन्विंस करना बहुत मुश्किल है। कारपोरेशन इलेक्शन को 7-8 महीने ज्यादा हुआ, अभी तक इनको एक मेयर बताने का नहीं हुआ हो सके इनका। तो फिर जो वार्ड के मेंबर हैं, जो एक वार्ड के अंदर 10-12 हजार वोटर जो वोट डाले, तो अभी भी काम को तरस रहे, काम को तरस नहीं करके बोलेगा तो ये
जो आज के जो इलेक्टेड कारपोरेटर्स हैं, इनकी खुद की नाअहली बोलते हैं तो भाई इन्हों काम एक एमए अगर वही ये रहते थे तो कितना जल्दी ये कर लेते थे। इन्हें चुनकाने के बाद में कोर्ट कचहरी क्या है, कोर्ट में क्या हल कर लेना था। इन्हों क्या मालूम है क्या, हमारा आदमी तुम्हारा आदमी अगर को सेटल कर ले को मेयर बनाने के चक्कर में ये इतने दिन से पेंडिंग डाला, ये कोई बड़ी काम नहीं है। तो और मुझे लगता है कि भाई जो इनके हाई कमान है, इन्हों तो सिर्फ इलेक्टेड है इन्हों, तो कांग्रेस के जो ये हैं इलेक्टेड हैं, लेकिन इन्हों अपनी जबान नहीं खोल सकते। इनके हाई कमान के ऑर्डर के बगैर इन्हों कुछ भी नहीं बात कर सकते। इनके हाई कमान की क्या प्लानिंग है हम ना नहीं मालूम, इन्हों आवाज नहीं उठाते। अभी बीजापुर सिटी के अंदर जो 35 वार्डा है, 35 वार्डों की ऐसी हालत बेकार है, ऐसी हालत खस्ता है कि वहाँ लोग इन्हों बोलते हैं कि हमें 24 आवर्स 24x7 अच्छा पानी सप्लाई कर रहे हैं। तो पानी का जो बिल आता, नल का जो बिल आता, वो 24 आवर्स सर्विस के हिसाब से जाता, जो मीटर फिरता है। तो इन्होंने हफ्ते में एक बार पानी छोड़, उसके बारे में आपको किया है ये 24x7 बोल को क्या है मालूम है क्या, टोटली पब्लिक को ठगा गया हुआ है। क्यों अगर वो बोले तो इनको 24x7 कर बोले तो क्या बोलते हैं, 24 घंटे हफ्ते के 7 दिन आपको पानी मिलेगा, पानी मिलना, साफ पानी मिलना। हाँ, तो इसके बारे में ना ही ऑफिसरों इनको क्या मालूम है, क्या पब्लिक को मालूम नहीं है और ना हमारे कारपोरेटर्स को मालूम है, एडमिनिस्ट्रेशन को भी मालूम है। 24x7 देने के वास्ते क्या कृष्णा नदी का पानी आपके बीजापुर को अकेलों के लिए है क्या? उतना टीएमसी पानी आपको मिल सकता है? नहीं मिल सकता। तो मैं ये सवाल जैन इरिगेशन वालों से किया था कि आप 24x7 कौन से बेसिस पर तुम्हें पब्लिक को प्रोमिस कर रहे हैं कि भाई ये हमें देंगे करो, जब उतना पानी ही नहीं मिलता तो तुम्हें क्यों कर बोले। तो मैं क्या बताया था, अब हमारी प्लानिंग को इनको क्या भी नहीं समझ में आने वाला। हमें क्या बोले थे कि जो पाइप पुराने हैं उसी को मीटर बैठा को छोड़े तो क्यों करे, लेकिन इनको क्या चाहिए, जो पैसे को किस तरह अपने पॉकेट में डालने का है वो एक चाहिए, फंड आता उसे यूटिलाइज करो, उसे व्यवस्था करने का, साफ करने का गवर्नमेंट का। उससे पब्लिक को यूज हो नहीं हो उससे कुछ भी फायदा नहीं है। तो एकला तो उसके 24x7 के बारे में पूछा कि भाई पूरी तरह ठगा हुआ, इसे कंज्यूमर कोर्ट में जाओ केस, क्या जरूरत क्या थी। खड्डे खोदने के बाद में कैसा होना हुआ जैन इरिगेशन, आज तक जैन इरिगेशन का कॉन्ट्रैक्ट उसे एक्सटेंड करे, कौन से बेसिस पे करे, पैसे खाए को ये करे, उसका कॉन्ट्रैक्ट विद इन पीरियड में नहीं करने की वजह से उसके ऊपर पेनल्टी और उसका टेंडर ये करना था। तो आप मीडिया वाले हैं, इसके बारे में उसके बोलो कि भाई ये टोटली पब्लिक के साथ में नाइंसाफी क्यों। तो ऐसे इश्यूज को पब्लिक को उजागर करना और इसके बारे में पब्लिक को मालूम नहीं कर बोले तो पब्लिक लकड़ी लेकर ठहरती। तो ये आपका काम है। तो उनको पूछो कि भाई ये कॉन्टेक्ट आप, मैं इंफॉर्मेशन आरटीआई में पूछा था अभी तक नहीं दिया, तो मेरे पास मैं एक कुछ काम से निकले तो कुछ भी काम आने से फॉलोअप नहीं हुआ तो पेंडिंग ही पड़ी, तो फिर उसकी डेट एक्सपायर हुई, फिर नए सिरे से उसे डालना पड़ता। तो ये बीजापुर सिटी के अंदर 1 2 3 नहीं है, कई काम हैं जो पेंडिंग पड़े। अभी ये कब मेयर बढ़ता है और कारपोरेशन के अंदर नगर पालिका में कब ये देखो क्या वार्ड जब सुधरता, पहला क्या है हमारी गली सुधरना, फिर मोहल्ला सुधरना, फिर पूरा सिटी सुधरना। तो ये टोटल जो है नहीं, जब तक करप्शन बंद नहीं होता तब तक ये सुधरने वाला नहीं है। तो इसके वास्ते क्या मालूम है क्या, मैं तो आपको एक ये देता हूँ, एक कारपोरेटर की ड्यूटी है उस वार्ड की जो भी प्रॉब्लम्स हैं, यानी एक एमएलए सिटी की प्रॉब्लम्स पूरे 35 वार्ड्स की रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, इस वजह से 35 वार्डों में बांटा गया। ये जरूरी नहीं है कि कारपोरेटर बोले तो ही काम करना, क्या कारपोरेटर अपने घर से पैसे लाता है। तो आप महल्ले के कुछ एक्टिव नौजवान उसे एक्टिव हो को तो तुम्हारा जो रिक्वायरमेंट है, जो तुम्हारे महल्ले में डेवलपमेंट के वास्ते है, रिप्रेजेंट करो। रिप्रेजेंट नहीं करने के बाद में ऑफिसर तक जाकर अप्रोच हो कि भाई हमारे वार्ड में ये है,
नहीं होने के बाद में रास्ता बंद करेंगे। उन्हें कैसा काम नहीं करता देखिए, हमें तुम्हारे साथ में, उसके ऑफिसर की ड्यूटी है आप लोगों के वास्ते उसे 1-1 लाख रुपए दे। वो कमिश्नर को वहां खाली बैला पकड़ो कुत्ते पकड़ो कर को नहीं भेजे उनको, तो उनके कुछ ड्यूटीज हैं, वो ड्यूटीज के उनको निभाने के वास्ते वहां बैठाए से कारपोरेशन में। तो जो महल्ले के जिनकी जो उनके परेशानी रहती उसको सुनना उनकी काम है और उसका कंप्लीट करना उनकी ड्यूटी है, कारपोरेटर की ड्यूटी नहीं है वो। अच्छा, ये जो तुम्हें गाड़ियां कल पकड़ाए थे, तो एसपी साहब उनके ऊपर केस बुक करेगा? केस बुक हुआ वो गाड़ी के ऊपर? अभी तक तो उनको मुझे पूरी जब तक इंक्वायरी मालूमत नहीं मिलती मैं कुछ नहीं कर पाता। वगैरह अभी बुक नहीं हुआ? अभी नहीं हुआ। अच्छा, तो तुम्हें मनवी देने गए थे? हमें उसके ऊपर कार्रवाई करो बोल को आज मनवी एसपी साहब क्या आश्वासन क्या थे? तो अब आश्वासन क्या है, हमें कार्रवाई करते हैं अगर बोले, हमें उम्मीद भी है, एक अच्छे ऑफिसर है एसपी साहब, तो एक नई उम्मीद के साथ में क्या है, हमें नया प्रेजेंटेशन करें उनके सामने। अभी नए आए थे, उनको यहाँ के लोकल हालात के बारे में नहीं मालूम रहते। आज देने के बाद में इंशाल्लाह आने वाले दिनों में उस पर कार्रवाई होगी। अगर कार्रवाई नहीं करे तो हमें तो अभी आरटीआई में पूरे डिपार्टमेंट को हमें ये पूछ चुके हैं कि जो तुम्हारे डिपार्टमेंट सी वो गाड़ियों के बारे में क्या कार्रवाई करे। जब ये लोग नहीं देंगे तो हमारे खुला ये मालूम होता है कि भाई इसमें क्या भ्रष्टाचार है, फिर उसके बाद की कार्रवाई आने वाले दिनों में। ठीक है, शुक्रिया अमित भाई। तो ये थे केआरएस पक्ष के वरिष्ठ नेता और सीनियर लीडर। तो आज उनसे हमें बहुत कुछ बातचीत करें, तो इसके बारे में आपकी राय क्या है कमेंट करके बताइए। धन्यवाद। लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स के लिए YouTube एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकॉन को भी क्लिक कीजिए। साथ ही साथ लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए।